हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है निर्माण 2.0 प्रैक्टिस बैच के इस लेक्चर नंबर 5 में। और इस वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। यह सीमेंट टॉपिक का लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो स्पेशल सीमेंट होते हैं उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके लैब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, लैब रिजल्ट्स के बारे में और अलग अलग तरह की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम लोग जितने भी स्पेशल टाइप के सीमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से सीमेंट की स्टोरेज करना हमारे लिए सही रहेगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लगभग 20 ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट से डायरेक्टली रिलेट होते हैं और उससे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और हम लोग का जो सबसे पहला है टॉपिक वो है कि किस तरीके से हम लोग सीमेंट के जो आईएस कोड्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान में रखें। हमारे सामने टोटल 12 तरह के आईएस कोड्स हैं जो कि अलग अलग तरह के सीमेंट से बिलोंग करते हैं और ये लगातार आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका यह फेवरेट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे वैरायटी भी काफ़ी सारी है और दूसरी इतने क्लोज ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे कि गलती कराने के चांसेस भी क्या होते हैं एग्जाम में बढ़ जाते हैं। वो किसी भी दो ऐसे सीमेंट को चूज़ कर लेता है जिनके आईएस कोड काफ़ी पास हैं और वहाँ पे वो एक बहुत ही अच्छा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बना लेता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी के आईएस कोड के बारे में। हमने पढ़ा हुआ है कि ओपीसी को बेसिकली हम 3 ग्रेड में बांटते हैं। वैसे तो 28 डे सिस्टम के हिसाब से हम 5 ग्रेड में बांटते हैं, लेकिन जब भी आईएस कोड के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं 3 की बात की जाती है। पहला है 33 ग्रेड, दूसरा है 43 ग्रेड, तीसरा है 53 ग्रेड। 33 ग्रेड के लिए आईएस कोड है IS 269, 43 ग्रेड के लिए है IS 8112 और 53 ग्रेड के लिए है इट इज़ IS 12269। ये पहले ऐसा होता था, लेकिन करंटली जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट आया 2015, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, ओपीसी के जितने भी ग्रेड है उन सबको 269 में डाल दिया है। यानी कि अगर अब आपको 33, 43 या 53 की स्टडी करनी है तो आपको केवल एक ही आईएस कोड पढ़ने की जरूरत है, दैट इज IS 269। अब आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस बना देता है, तो इसलिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि पहले 33, 43 एंड 53 के लिए अलग अलग ग्रेड हुआ करते थे। सेकंड हमारा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RHC कहते हैं। इसका आईएस कोड है IS 8041। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कोई आईएस कोड नहीं होता है, यह हमारे आईएस कोड के अंदर में नहीं आता है कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। देन हमारा आता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का आईएस कोड होता है 12600। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जिसको हम लोग नॉर्मली स्लैग सीमेंट भी कहते हैं, इसका होता है IS 455। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी कहते हैं, उसका आईएस कोड होता है IS 1489 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में फ्लाई ऐश के बारे में लिखा गया है एंड पार्ट 2 में क्ले का जिक्र किया गया है। देन आता है सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इसका जो आईएस कोड होता है दैट इज 12330। देन आता है वाइट पोर्टलैंड सीमेंट एंड कलर पोर्टलैंड सीमेंट, और यह दोनों IS 8042 में मेंशन किए गए हैं। देन आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जो कि पानी से रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। इसका आईएस कोड होता है IS 8043। देन आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, एक नॉन ओपीसी सीमेंट इसको बोलते हैं, और ये होता है IS 6452 में मेंशन। देन आता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट, जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है और इसका आईएस कोड होता है IS 6909। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, एक RHC हो गया 8041, एक हो गया वाइट एंड कलर सीमेंट 8042 और फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट 8043। तो ये तीनों लगातार आईएस कोड में है और इसीलिए इन तीनों को ऑप्शंस में रख करके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो छोटी छोटी पिन पॉइंट्स होती हैं जिसको आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, बहुत ही एग्जाम में काम आएगा अगर आप ये टेबल अच्छे से याद कर लेते हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेशल सीमेंट्स को। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है सारी हमने ओपीसी के लिए पढ़ी है। अब हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो हम लोग अलग अलग स्पेशल सीमेंट्स जो होते हैं उनके लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RHC भी कहते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ गेन रेट होती है वो फास्ट होती है ओपीसी के कंपैरिजन में, यानी कि ओपीसी की तुलना में यह अगली स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेगा। याद रखिएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इसकी सेटिंग फास्ट होगी, इसकी सेटिंग वैसी ही होगी जैसे ओपीसी की होती है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम वही होगा, इसका फाइनल सेटिंग टाइम वही होगा। डिफरेंस ये होता है कि यह स्ट्रेंथ गेन फास्ट करता है। 3 दिन की जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वह ओपीसी के 7 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो हम लोग सीमेंट के क्लिंकर होते हैं उनकी ग्राइंडिंग काफ़ी फाइन कर देते हैं, और ग्राइंडिंग फाइन करने की वजह से जो C3S होता है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, बढ़ करके लगभग 56% पहुंच जाता है।
तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का स्ट्रेंथ गेन रेट जो होता है वो ओपीसी से ज़्यादा होता है। इसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ जो होती है वह ओपीसी के 7 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। और इसका निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सीमेंट के क्लिंकर होते हैं उनकी ग्राइंडिंग ज़्यादा फाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से C3S का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, लगभग 56% हो जाता है। इसका आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो पहला तो यही है कि कोल्ड वेदर कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, पेवमेंट बनाने के लिए और रिपेयर कंस्ट्रक्शंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जो पहले से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम प्री कास्टेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम कह सकते हैं क्या, कि जहाँ कहीं भी आपको फोम वर्क जानते हैं या गलती से फॉर्म लिखा गया है, फोम होता है FOAM, ठीक है। फोम वर्क जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो शटरिंग जो होती है उनको क्या कर सकते हैं, उनको आप रिमूव करने के लिए जल्दी जहाँ पे रिमूव करना है वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, जबकि जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 घंटे होता है। यानी कि यह कैसा होता है, यह सेम एज OPC होता है। क्या होता है, सेम एज OPC, यानी कि इसकी सेटिंग का नेचर वही रहेगा जो क्या है, जो आपकी OPC का नेचर है। एक दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वह 16 मेगापास्कल होती है, जबकि 3 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वह 27.5 मेगापास्कल होती है। फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि ठंडक से, ओले पाले से यह स्ट्रक्चर्स को बचाने में सक्षम होता है। अगर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन हो जाए, जो फ्रीजिंग एंड थाइंग प्रॉब्लम होती है उससे भी यह बचाने में सक्षम होता है। यह OPC के कंपैरिजन में 10% ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि इसकी ग्राइंडिंग फास्ट करने की वजह से, ज़्यादा महीन करने की वजह से आपको एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, ठीक है। चूंकि ये ज़्यादा महीन है इसलिए इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से श्रिंकेज प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है, ठीक है। इसलिए इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है OPC के कंपैरिजन में, ओके। अब हमने ये चीज़ समझा कि भाई अगर इसमें आप C3S की मात्रा ज़्यादा कर दोगे, ग्राइंडिंग ज़्यादा इसकी महीन कर दोगे, तो इसमें हाइड्रेशन फास्ट होगा। अगर हाइड्रेशन फास्ट होगा तो प्रॉब्लम है कि अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो सेटिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में तो सेटिंग का नेचर सेम टू सेम OPC जैसा होना चाहिए, इसलिए सेटिंग बहुत जल्दी ना हो जाए, फ्लैश सेटिंग की प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ से बचने के लिए इसमें हम जिप्सम की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। याद रखना हमेशा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो जिप्सम की क्वांटिटी होती है वह OPC की तुलना में ज़्यादा होती है। क्लियर है, चलिए। इसी का बड़ा भाई आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का ही एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन होता है, जिसकी स्ट्रेंथ को गेन करने की जो रेट होती है वो और भी बेहतर होती है, और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर हम इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि इसकी जो एक दिन की स्ट्रेंथ होती है वह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी 25% ज़्यादा होती है, यानी कि यह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा एक दिन में। लेकिन समय के साथ यह जो फास्ट स्ट्रेंथ गेन करने की प्रॉपर्टी है वह घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ C3S से आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सुटेबिलिटी है वह आपका C2S पे शिफ्ट होता है। आपको पता है जो अर्ली स्ट्रेंथ होता है उसके लिए C3S रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की तरफ हम जाते जाते हैं, वहाँ पे C2S रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही आपका C2S की कैटेगरी में आप आओगे, C2S के एरिया में आओगे, वो वापस से उसको कैसा कर देगा, OPC और RSC के जैसा ही कर देगा। यानी कि शुरुआत में भले एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बहुत तेजी से स्ट्रेंथ गेन करेगा, लेकिन बाद में जैसे ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला एरिया आएगा वहाँ पे वापस से ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है या 90 दिन के बाद की जो स्ट्रेंथ होती है वह वापस से OPC RSC की जैसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है वो चूंकि बहुत ही तेजी से सेट होता है, बहुत ही तेजी से अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है, और इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन फास्ट हो रहा है, C3S की मात्रा ज़्यादा है। इस वजह से मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग, यह तीनों काम जो है वो 20 मिनट के अंदर ही कर देना चाहिए। वैसे बाकी सीमेंट के लिए यह 30 मिनट होता है, लेकिन इसके लिए यह 20 मिनट किया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाने की वजह से हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक एक्सेलरेटर होता है, उसके मिलाने की वजह से हम देखते हैं कि इसमें हीट बहुत तेजी से निकल रही है, और अगर हीट तेजी से निकलेगी तो यह प्लास्टिसिटी को जल्दी लूज कर देगा। दैट्स वाई केवल 20 मिनट के अंदर ही हम इसकी मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग कर देते हैं,
ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड कितना मिलाएंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड हम लोग आरएचसी के क्लिंकर में लगभग 2% मिलाते हैं। वैसे जो रेंज होता है वो 1.5 से 2% का होता है, और कहता है आईएस कोड कि अगर आप सेफ्टी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप 1.5% यूज़ करो, लेकिन आप 1.5 से 2% तक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आप 2% तक कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कैल्शियम क्लोराइड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, ब्लीडिंग प्रॉब्लम पैदा कर देगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम क्लोराइड डाल दोगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डी सीमेंट बनाने के लिए, तो क्या करेगा, यह ब्लीडिंग प्रॉब्लम पैदा कर देगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की मैक्सिमम लिमिट को 2% तक सेट करते हैं, और अगर हमको सेफ लिमिट में काम करना है तो हम 1.5% ही मिलाते हैं। यहाँ जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या है, यह एक वर्धक है, हम इसको कह सकते हैं कि यह एक एक्सेलरेटर है। ठीक है, एक्सेलरेटर क्या होता है हम लोग आगे अभी जब चैप्टर आएगा एडमिक्सचर का तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे भी। देन हमारा आता है IRC T40 सीमेंट, बहुत छोटा सा इसे प्रॉपर्टी जिसे ध्यान रखना है। यह इंडियन रेलवे के द्वारा यूज़ किया जाता है, क्या बनाने के लिए, तो स्लीपर बनाने के लिए। कहाँ यूज़ करते हैं, तो इंडियन रेलवे के द्वारा स्लीपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा महीन पीसा जाता है, और इस वजह से इसमें C3S की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो बस IRC T40 में IRS जो होता है, IRS मतलब इंडियन रेलवे स्लीपर, तो IRS T40 सीमेंट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाता है, स्लीपर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसकी ग्राइंडिंग काफ़ी फाइन होती है, और इसमें C3S की जो मात्रा होती है वह OPC के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी चीज़ अगर आपको याद है तो एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। देन आपका आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। ये एक स्पेशल टाइप का सीमेंट है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है काफ़ी चीज़ों को। क्विक सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग पे फोकस किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो जल्दी काम होगा वो क्या होगा, वह सेटिंग फास्ट होगा। अभी तक हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या समझा कि वहाँ पे स्ट्रेंथ गेन, जो अर्ली स्ट्रेंथ गेन है वो जल्दी होता है, सेटिंग वैसा ही होता है जैसा OPC का है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेटिंग काफ़ी फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी यह जो सीमेंट है अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर देता है। स्ट्रेंथ गेन करने में ये उतना एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी स्ट्रेंथ भी गेन कर लेगा। स्ट्रेंथ गेन करने में इसको समय लगता है, लेकिन प्लास्टिसिटी लूज करने में इसको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इनिशियल सेटिंग का जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जो फ्लैश सेटिंग एक तरीके से आपको देखने को मिल रही है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट में प्लास्टिसिटी जल्दी लूज होती है, इसकी सेटिंग काफ़ी फास्ट होती है, जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सेटिंग नॉर्मल ही होती है, लेकिन स्ट्रेंथ गेन जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। ये तीनों का बेसिक डिफरेंस है, इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि जो हमारा यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट है इसकी प्लास्टिसिटी बहुत जल्दी लूज होती है, लेकिन स्ट्रेंथ गेन इसका बहुत जल्दी नहीं होता, नॉर्मल ही स्पीड से होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें इतनी जल्दी स्ट्रेंथ गेन क्यों हो जा रहा है, सॉरी इतना जल्दी सेटिंग क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसमें एल्यूमिना की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। OPC के कंपैरिजन में इसमें एल्यूमिना की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि जिप्सम का जो कंटेंट होता है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं, और कई बार तो जिप्सम यूज़ ही नहीं करते हैं, मतलब लगभग जीरो यूज़ करते हैं। तो जिप्सम का अमाउंट बहुत कम या ज़ीरो होने की वजह से और एल्यूमिना का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से यह बहुत ही तेज़ी से हाइड्रेट होता है और बहुत ही जल्दी अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देता है। ठीक है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है, यानी कि जितनी देर में बाकी सीमेंट अपना इनिशियल सेटिंग शो करते हैं उतनी देर तक में तो यह फाइनल सेटिंग भी शो कर देता है। इस वजह से इसका प्रयोग ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर हमको बहुत ही जल्दी सेटिंग की आवश्यकता होती है, जैसे अंडर वाटर स्ट्रक्चर में, रिपेयर वर्क में और ग्राउटिंग में। अंडर वाटर स्ट्रक्चर जैसे कॉफर डैम होता है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा कॉफर डैम, इरिगेशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम तो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो कॉफर डैम का काम क्या होता है कि जब कभी भी बहते हुए पानी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है तो पानी को रोकने के लिए हम टेम्पररी डैम बनाते हैं, जिसे हम कॉफर डैम कहते हैं। और यह कॉफर डैम चूंकि बहते हुए पानी में बनाया जा रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी हम सीमेंट इसमें यूज़ करें वो बहुत ही जल्दी सेट हो जाए, क्योंकि अगर उसको सेट होने में 10 घंटे लगेंगे तो बहता हुआ पानी तो उसको अपने साथ मिला करके लेते जाएगा। दैट्स वाई ऐसी जगह पे क्विक सेटिंग सीमेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। क्योंकि इसमें आप जिप्सम का अमाउंट बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं या लगभग जीरो ही यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम जिप्सम फ्री सीमेंट भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा होता है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात, अगर इसके नाम पे आ गया लो हीट सीमेंट, इसका मतलब कि इसमें से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगा यह OPC के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, अब किस बेसिस पे हम जज करते हैं कोई सीमेंट आपका लो हीट सीमेंट है या फिर नहीं है, तो हम इस तरीके से जज कर सकते हैं कि जब भी हम किसी सीमेंट को लो हीट सीमेंट कहते हैं तो उसके 7 दिन का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, HOH का मतलब होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन,
तो 7 दिन का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो 65 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 28 दिन का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो 75 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यह इस सेफ लिमिट के अंदर में आ रहा है तो आप ऐसे सीमेंट को लो हीट सीमेंट कहोगे, और अगर नहीं आ रहा है तो आप उसे लो हीट सीमेंट नहीं कहोगे। ठीक है। अब सवाल अगला उठता है कि किस तरीके से लो हीट सीमेंट बनाया जाए। तो लो हीट सीमेंट का मतलब क्या हो गया, हाइड्रेशन को स्लो कर दिया गया, तभी तो लो हीट निकलेगा। तो हाइड्रेशन को स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाइड्रेशन फास्ट करता है उसको रिड्यूस कर दो, जो हाइड्रेशन स्लो करता है उसको बढ़ा दो। तो C3S और C3A जो हैं यह हाइड्रेशन फास्ट करते हैं, इस वजह से इनके प्रपोर्शन को हम रिड्यूस कर देते हैं। जबकि जो C2S होता है वह आपका हाइड्रेशन स्लो करता है, इसलिए इसके कंटेंट को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि लो हीट सीमेंट को बनाने के लिए उसमें C3S और C3A का कंटेंट रिड्यूस किया जाता है और C2S का इंक्रीज कर दिया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ गेन रेट भले स्लो होती है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही होती है जितना OPC का है। यानी अगेन वही बात आ रही है, यहाँ पर रेट पर तो आप असर डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल वैल्यू पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है, आपने नोटिस किया कि यहाँ हमने C3A के कंटेंट को कम कर दिया, और C3A केमिकल अटैक कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आप C3A के अमाउंट को कम कर दोगे तो केमिकल अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। केमिकल अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे तो केमिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बढ़िया। इसकी 3 दिन की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10 मेगापास्कल। 7 दिन की कितनी होती है, 16 मेगापास्कल। लेकिन 28 दिन कितनी होती है, 35 मेगापास्कल। यानी कि आपने नोटिस किया यहाँ अर्ली स्ट्रेंथ तो भले कम है, लेकिन फाइनल जो स्ट्रेंथ 28 दिन की आ रही है वह हमारी उतनी ही आ रही है जितना OPC 33 की 28 दिन में होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालोगे तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3250 होता है, जबकि जो OPC है उसका 2250 होता है। तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया OPC से ज़्यादा है, यानी कि इसकी ग्राइंडिंग ज़्यादा फाइन की गई है OPC की तुलना में। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो फाइन ग्राइंडिंग की वजह से हाइड्रेशन तो फास्ट होना चाहिए था, लेकिन इसमें स्लो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाइननेस ही केवल एक पैरामीटर नहीं है हाइड्रेशन को फास्ट या स्लो करने का। हाँ, आप फाइननेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वहाँ पे हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन आपको इसी भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने C2S के कंटेंट को इंक्रीज कर दिया है और C3S और C3A कंटेंट को रिड्यूस कर दिया है। तो भले इसकी जो फाइननेस होती है वो OPC से ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि इसमें C2S की मात्रा OPC से ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि आखिर जब हमारा OPC का स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 है और जब LHC, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, LHC, तो LHC का स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर 3250 है तो ज़्यादा महीन होने के बावजूद भी लो हीट सीमेंट में हीट कम क्यों निकलती है, हाइड्रेशन स्लो क्यों होता है? तो आपका आंसर होगा कि भले इसकी फाइननेस ज़्यादा है, लेकिन चूंकि इसमें C2S का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो C2S का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से इसका हाइड्रेशन स्लो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रो से फोबिया, यानी कि पानी से दूर भागने का नेचर, यानी कि यह एक ऐसा सीमेंट होता है जो कि पानी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप इसमें पानी डालोगे तो पानी के साथ रिएक्ट होने में इसको समय लगेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट, यानी कि एक ऐसा सीमेंट जिसको पानी से फोबिया है, यानी पानी से यह दूर भागता है, आसानी से इससे मिलता नहीं है। अब सवाल उठता है ऐसे सीमेंट को आप कैसे बनाओगे? तो ऐसा सीमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट क्लिंकर में 0.1 से 0.4% ओलियक एसिड या स्टेरिक एसिड मिला देते हैं। यह ओलियक एसिड या स्टेरिक एसिड जो होता है, यह जो क्लिंकर है उसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर बना लेता है, और यह पतली सी जो लेयर है यह आसानी से पानी के साथ रिएक्ट नहीं होने देता है। तो यह जो पतली सी लेयर है एक तरीके से क्या कर रहा है, इसको हाइड्रोफोबिक बनाने में हेल्प कर रहा है। यानी कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट में जो ये हाइड्रोफोबिक नेचर आया है वो ओलियक एसिड और स्टेरिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से आया है, जिसकी वजह से सीमेंट के क्लिंकर के चारों तरफ एक थिन फिल्म बन गया जो कि पानी को आसानी से रिएक्ट नहीं करने दे रहा है। इसके 3 दिन की स्ट्रेंथ 15.5 मेगापास्कल, 7 दिन की स्ट्रेंथ 21.5 मेगापास्कल और 28 दिन की स्ट्रेंथ 31.5 मेगापास्कल होती है। वहीं स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसकी अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो रिलेटिवली थोड़ी कम है, ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो फिल्म बना है उसकी वजह से आसानी से पानी रिएक्ट कर नहीं पा रहा है शुरुआत में, और जब आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर हाइड्रेशन स्लो हो जाएगी तो CSH जल कम बनेगा, और CSH जल कम बनेगा तो अर्ली स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे यह लेयर गायब हो जाएगी, और लेयर जब गायब हो जाएगी तो वापस से जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगा वह उतना ही आएगा इसका जितना कि OPC का
होता है। इसका खास तौर पे यूज़ कहाँ करते हैं? इसका खास तौर पे यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको सीमेंट को लंबे समय तक स्टोर करना होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में उसके मॉइस्चर से प्रभावित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खास तौर पे हम इसका प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पे हमें लॉन्गर पीरियड तक इसे स्टोर करना है, या फिर हम ऐसी जगह पे हम इसका स्टोर करना चाहते हैं जहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स हैं, यानी कि विपरीत हैं, जहाँ पर मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट का प्रयोग आप कहाँ करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का प्रयोग जनरली आप वहाँ पर करोगे जहाँ पर लंबे समय तक सीमेंट को स्टोर करना है, और जहाँ पर आपको ऐसे कंडीशन में सीमेंट को स्टोर करना है जहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स हैं, विपरीत हैं, हमारे फेवर में नहीं है, वहाँ की ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हिली एरिया, फॉर एग्जाम्पल कोस्टल एरिया। तो ऐसी जगह पे क्या हो जाता है, ऐसी जगह पे आसानी से आपका पानी चूंकि रिएक्ट करेगा नहीं हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से, तो आपका सीमेंट लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। नॉर्मल ओपीसी अगर आप ऐसी जगह पर कर दोगे तो यह बहुत ही जल्दी अपने स्ट्रेंथ को लूज करना शुरू कर देगा, और सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, खराब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सल्फेट रेसिस्टेंस सीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SRC कहते हैं। क्या कहते हैं? SRC कहते हैं। सल्फेट रेसिस्टेंस, नाम में ही क्या है, सल्फेट के प्रति रेसिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा सीमेंट होता है जिसकी जो रेसिस्टेंस होती है सल्फेट के प्रति वह OPC से ज़्यादा होती है। अब सवाल उठता है ये कैसे? तो आपको याद होगा जब मैं बॉक्स कंपाउंड पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि C3A और C4AF में जो एल्यूमिना होता है यह सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और सल्फर अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो हम क्या करते हैं, यही प्रॉब्लम वाले एलिमेंट जो है इनको रिड्यूस कर देते हैं। हम C3A और C4AF की मात्रा को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो यह एल्यूमिना कम हो जाएगा। एल्यूमिना कम होने की वजह से यह सल्फर के साथ उतना रिएक्ट नहीं कर पाएगा जितना OPC में करता था, जिस वजह से सल्फर के प्रति रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। यूजेस की बात करें तो ऐसी जगह पे जहाँ पे केमिकल के मिलने के चांसेस अवेलेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर खास तौर पे हम SRC का प्रयोग करते हैं, जैसे सीवेज सिस्टम में, फाउंडेशन वर्क में, मरीन कंस्ट्रक्शन में, कैनाल वर्क में। ऐसे जगहों पर पानी में सल्फर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर हम SRC का खास तौर पर प्रयोग करते हैं। इसका IST और FST यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम सेम टू सेम OPC जैसा ही होता है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ एल्यूमिना की मात्रा क्या है, एल्यूमिना की मात्रा कम है, और अगर एल्यूमिना की मात्रा कम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन स्लो होगा। हाइड्रेशन स्लो होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलेगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलेगा तो आप मास कंस्ट्रक्शन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकल रहा है तो थर्मल क्रैक पड़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो एल्यूमिना कम होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलता है, जिसकी वजह से थर्मल क्रैक पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से मास कंस्ट्रक्शन में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज कभी भी ऐसी जगह पे नहीं किया जाता है जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चीज, चूंकि एल्यूमिना इसमें नहीं है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा हाइड्रेशन स्लो होता है। इस वजह से 3 दिन की स्ट्रेंथ आपकी 10 मेगापास्कल, 7 दिन की स्ट्रेंथ 16 मेगापास्कल मिल रही है, लेकिन 28 दिन की स्ट्रेंथ उतनी ही मिल रही है जितनी कि आपकी OPC की होती है, यानी कि आपकी 33 मेगापास्कल। यानी कि इसकी अर्ली स्ट्रेंथ भले OPC की तुलना में कम होती है, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वह उतनी ही मिलती है जितनी OPC की होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SSC कहते हैं। ठीक है, SSC कहते हैं। तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट जो होता है यह सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट का ही एक कदम आगे है, यानी कि यह उससे बेहतर है। क्यों? क्योंकि सुपर सल्फेटेड सीमेंट है, यानी कि इसका जो सल्फेट रेसिस्टेंस होगा ना, ये आपका SRC यानी कि सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट से भी ज़्यादा होगा। अब सवाल पहले उठता है कि आप इसे बनाओगे कैसे। जैसे SRC को बनाने के लिए आपने C3A और C4AF के कंटेंट को कम कर दिया था, लेकिन इसमें क्या करोगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलाते हैं 80 से 85%, जिप्सम मिलाते हैं 10 से 15%, C3A मिलाते हैं लगभग 3.5% के आसपास प्रेजेंट होता है इसमें, और लगभग 5% इसमें सीमेंट क्लिंकर होता है। यानी कि बेसिकली यह 3 चीज़ों को मिला करके बनता है। पहला है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो कि 80 से 85% होता है, दूसरा है जिप्सम जो कि 10 से 15% होता है, तीसरा है सीमेंट क्लिंकर जो कि 5% होता है, और इस दौरान इसमें C3A केवल 3.5% या उससे कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो अगेन एल्यूमिना की मात्रा काफ़ी कम है, जिस वजह से यह काफ़ी अच्छा सल्फेट रेसिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, एप्लीकेशन इसका ठीक वही है जो कि SRC का था, यानी कि इन चारों जगह पे आप सुपर सल्फेटेड सीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस यह
SRC के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। यानी कि SRC और SSC दोनों का सेम यूज़ है, बस SSC बेहतर काम करता है SRC के कंपैरिजन में। ठीक है। इसके अलावा आप इस रास्ते को अगर नहीं अपनाना चाहते हो तो आप आयरन ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा करके भी आप SSC का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका सल्फर रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वैसे यह रास्ता कम अपनाया जाता है, ज़्यादा पॉपुलर रास्ता यही है। ठीक है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम उतना ही होता है जो OPC का होता है, यानी कि 30 मिनट एंड 10 आवर्स। इसका भी प्रयोग हम लोग तब नहीं कर सकते हैं जब टेम्परेचर क्या हो, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। 3 दिन की स्ट्रेंथ 15 मेगापास्कल, 7 दिन की स्ट्रेंथ 22 मेगापास्कल और 28 दिन की स्ट्रेंथ इसकी 30 मेगापास्कल होती है। बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या है? यह सुपर सल्फेटेड सीमेंट का ही एक सुधरा हुआ रूप है। जैसे सुपर सल्फेटेड सीमेंट आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से बन रहा था, वैसे ही यह भी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से ही बनता है, और उसमें हम लोग जिप्सम की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो जिप्सम और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को आपस में मिक्स करने पर बनता है क्या? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलता है और इसमें जो सल्फेट रेसिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि आप इसमें स्लैग मिला रहे हो, स्लैग मतलब क्या? धातुमल, धातुमल मतलब क्या? वेस्ट मटेरियल, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी क्या होती है? कम होती है। इसकी फाइननेस जो होती है वह OPC की तुलना में ज़्यादा होती है, इस वजह से यह लेस परमेबल होता है OPC। जिसकी भी फाइननेस OPC से ज़्यादा होगी उसमें वाइट्स छोटे होंगे, वाइट्स छोटे होंगे तो उसकी परमेबिलिटी कम होगी। तो इसका जो आपका फाइननेस होता है वह OPC से ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसमें वाइट्स कम होते हैं, या कह सकते हैं कि वाइट्स छोटे होते हैं, इस वजह से इसकी परमेबिलिटी भी क्या होती है? कम होती है। चूंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकल रहा है, इसलिए मास कंस्ट्रक्शन वर्क में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कुछ और नहीं है बल्कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट का ही सुधरा हुआ रूप है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, कॉस्ट कम होता है, परमेबिलिटी कम होती है और सल्फेट रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको इसीलिए इस तरीके से लिस्टेड फॉर्म में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको चीज़ों को याद करने में काफ़ी आसानी हो। देन हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPC भी कहते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सीमेंट में से एक है। तो ये कैसे बनता है PPC? तो जो हमारा OPC होता है ना, उसमें हम लोग 10 से 15% पोज़ोलानिक मटेरियल मिला देते हैं। ठीक है। और जब भी आप OPC में 10 से 15% पोज़ोलानिक मटेरियल मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। सवाल उठता कि पोज़ोलानिक मटेरियल क्या होता है? तो पोज़ोलानिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें सिलिका और एल्यूमिना की अधिकता होती है। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं मटेरियल होते हैं जिनके पास अपनी खुद की क्या होती है? अपनी खुद की सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब अगर आप पोज़ोलानिक मटेरियल में, जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में पोज़ोलाना भी कहते हैं, तो अगर आप पोज़ोलाना के अंदर पानी मिला दोगे तो यह सीमेंट की तरह बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। लेकिन जब सीमेंट और वाटर में पोज़ोलाना मिलाओगे तो यह पोज़ोलाना भी सीमेंट की तरह व्यवहार करने लगेगा। यानी पोज़ोलाना अकेले पानी के साथ सीमेंट की तरह व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन जब आप पोज़ोलाना में वाटर के साथ सीमेंट भी मिला दोगे तो यह भी आपका सीमेंट की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल्स की बात किया जाए तो फ्लाई ऐश, क्ले, स्लैग, सिलिका फ्यूम्स, राइस हस्क, सुर्खी, ये सब क्या है? ये सब पोज़ोलानिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब सवाल उठता है ये काम कैसे करता है? जैसे हमने कहा कि यह आपका खुद तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप सीमेंट और वाटर के साथ मिलाओगे तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब सीमेंट और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन की वजह से CSH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें CSH जो बना, ये तो बाइंडिंग जेल है, ये तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले। लेकिन इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे लिए अनडिजायरेबल होता है। मजबूरी ये है कि यह बाई प्रोडक्ट है, इसका बनना निश्चित है, इसके बने बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि यह क्या है? यह हमारे लिए अनडिजायरेबल है, यह केमिकल अटैक कराता है, लीचिंग प्रॉब्लम पैदा करता है। तो अब होता क्या है? अब होता ये है कि यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यह पोज़ोलाना के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब पोज़ोलाना इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यह CSH बना देता है। यानी कि यहाँ पे आम की आम गुठलियों के दाम हो गया। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, जो प्रॉब्लम पैदा कर रहा था, वह दूर भी हो गया, और दूर होके बना भी क्या? CSH, जो हमारे लिए सबसे फायदेमंद है। यानी कि जो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही थी वह एक तरीके से जो हमारे लिए सबसे फायदेमंद है उसमें कन्वर्ट हो गई। ठीक है। कीचड़ आपका क्या बन गया? सोना बन गया। ये वही वाली बात हो गई। ठीक है। तो इस वजह से जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, PPC है, ये आज के टाइम पे इतना यूज़ किया जाता है क्योंकि एक तो इससे अनडिजायरेबल मटेरियल दूर भी हो रहा है और ऊपर से हमको एक्स्ट्रा CSH भी मिल रहा है। अब चूंकि यह 2 स्टेज प्रोसेस होता है, इसीलिए हमारा जो हाइड्रेशन वो थोड़ा स्लो हो जाता है।
2 स्टेज प्रोसेस होने की वजह से यह प्रोसेस थोड़ा समय लेता है और हाइड्रेशन हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है। इस वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम पैदा होता है और अर्ली स्ट्रेंथ गेन भी क्या होती है, इसकी ओपीसी की तुलना में कम होती है। इसकी फाइनेंस की बात की जाए तो जो पीपीसी की फाइनेंस होती है वह लगभग 3000 से 3200 के आसपास होती है। इस वजह से यह ज़्यादा फाइन होता है ओपीसी की तुलना में, और चूंकि यह ओपीसी से ज़्यादा फाइन है इस वजह से इसमें वाइड्स कम होते हैं या वाइड्स छोटे होते हैं, और वाइड्स छोटे होने की वजह से इसकी परमिबिलिटी कम होती है और वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। यानी कि यह ओपीसी की तुलना में हीट ऑफ हाइड्रेशन कम पैदा करेगा, अर्ली स्ट्रेंथ गेन स्लो दिखाएगा, परमिबिलिटी कम रखेगा, वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा। अब चूंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट हो जा रहा है इस वजह से इसमें केमिकल रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो इसमें पोरस नेचर और लीचिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वॉल्यूम चेंज भी आपका नहीं देखने को मिलेगा या बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लीचिंग बहुत कम होगा और वॉल्यूम चेंज भी बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल अटैक नहीं हो रहा है, ये केमिकल अटैक काफ़ी कम हो रहा है जिस वजह से क्रैक कम पैदा हो रहा है। बढ़िया। यह कम कॉस्टली होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पोज़ोलाना का प्रयोग कर रहे हैं। पोज़ोलाना एक वेस्ट मटेरियल होता है और वेस्ट मटेरियल का अगर आप यूज़ करोगे, रिसाइकिल करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चूंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलता है इस वजह से मास कंस्ट्रक्शन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम इसका सेम टू सेम ओपीसी के ही जैसा होता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। काफ़ी यूनिक और अलग सा सीमेंट है इसको, तो इस पर आप स्पेशल फोकस करेंगे और आप देखेंगे भी सबसे ज़्यादा पॉइंट इसी में है। ठीक है, सबसे पहली बात जो हाई एल्यूमिना सीमेंट की बनती है वो यही है कि यह ओपीसी बेस्ड सीमेंट नहीं है, यानी कि इसको बनाने के लिए हम ओपीसी सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। यूजुअली बाकी सारे जितने भी सीमेंट हैं उनको बनाने के लिए ओपीसी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें आपका ओपीसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं, तो 40% लाइम को 40% बॉक्साइट के साथ मिक्स किया जाता है और उसमें 15% आयरन ऑक्साइड मिला दिया जाता है, और इस तरीके से हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके बनाया जाता है। यानी कि इसमें ओपीसी का कोई रोल नहीं है। आपने बॉक्साइट जो ओर होता है, बॉक्साइट एक एल्यूमिना का ओर है, तो बॉक्साइट 40%, लाइम 40% और आयरन ऑक्साइड 15% को आपस में अच्छे से मिला करके हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, और इसकी वजह से हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट बनता है। जब ये सीमेंट बनके तैयार होता है तो इसमें एल्यूमिना की मात्रा कम से कम 32% होनी चाहिए। 32 से ज़्यादा ही हो, लेकिन 32 से कम नहीं होनी चाहिए। एल्यूमिना और लाइम का जो रेशियो होता है वो 0.85 से 1.35 होता है। बाकी जगह आप देखेंगे तो वहाँ लाइम ज़्यादा होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका कुछ जगह पे एल्यूमिना भी ज़्यादा है, तभी तो रेशियो 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो एल्यूमिना और लाइम का जो रेशियो होता है वो 0.85 से 1.35 के बीच में होता है। चूँकि इसमें एल्यूमिना काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से स्ट्रेंथ गेन इसका काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं भी C3A प्रेजेंट नहीं है, तो C3A प्रेजेंट ना होने की वजह से इसका केमिकल रेसिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 घंटे होती है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम 5.5 से 5.5 घंटे के बीच में होती है। ऑप्शन में 2 दे देगा तो आप 5.5 पर टिक करना। ठीक है, तो इसका केमिकल रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। शुरुआत में इसको सेट होने में समय लगता है, लेकिन इसका जो फाइनल सेटिंग है वो ओपीसी से क्या है, फास्ट है। ठीक है, यानी कि शुरू में स्टार्ट या स्लो करता है, लेकिन इसके धीरे धीरे पेस पकड़ता है और यह ओपीसी से भी जल्दी अपना फाइनल सेटिंग दिखाता है। इट गेन्स 20% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन 1 डे। ये बहुत यूनिक पॉइंट है इसका। ठीक है, यह अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ का 20% स्ट्रेंथ जो है वो केवल एक दिन में प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कई जगह पे जहाँ पे स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त करना है आप इसका भी यूज़ करते हैं। एक दिन की स्ट्रेंथ 30 मेगापास्कल होती है, यहाँ तक पहुँचने में लोगों को 7 दिन लग जाते हैं। ठीक है, या पहले दिन ही पहुँच जा रहा है, तो एक दिन की स्ट्रेंथ इसकी 30 मेगापास्कल होती है, 3 दिन की स्ट्रेंथ इसकी 35 मेगापास्कल होती है। इसका टेम्परेचर रेसिस्टेंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसको बनाने के लिए हाई टेम्परेचर यूज़ किया गया है। इसका फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया होता है। मास कंस्ट्रक्शन में इसको हम जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ गेन काफ़ी फास्ट हो रहा है। स्ट्रेंथ गेन फास्ट होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलती है। ठीक है, अब चूंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकल रही है तो मास कंस्ट्रक्शन में अगर आप इसका यूज़ करोगे तो थर्मल क्रैक पड़ जाएंगे। लेकिन इसी को उलट दो तो ठंडे क्षेत्रों में यह हमारे फायदेमंद हो गया। गर्म क्षेत्रों में मास कंस्ट्रक्शन में जो ज़्यादा हीट निकलना हमारे लिए प्रॉब्लम का सवाल है, वही यहाँ पे कोल्ड वेदर में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद का सौदा हो जाता है। तो कोल्ड वेदर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मास कंस्ट्रक्शन में आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यूजेस की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, मरीन स्ट्रक्चर यानी कि समुद्र के इलाके जो होते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, रिफ्रैक्टरी वर्क्स जैसे कि चिमनी वगैरह होते हैं वहाँ पर बनाने के लिए, और प्री कास्टिंग वर्क में इसका खास तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो सबके अपने स्पेशल प्रयोग हैं और इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं, तो यही आपको खास तौर पे याद होना भी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है मैसनरी सीमेंट। मैसनरी सीमेंट हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया था जब हम लोग ओपीसी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो बेसिकली यह ऐसा सीमेंट होता है जो कि मैसनरी वर्क में प्रयोग किया जाता है, मैसनरी वर्क बनाने के लिए काम किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें ये बनेगा कैसे, तो जो सीमेंट के क्लिंकर होते हैं जो आपको हाई टेम्परेचर पर रोटरी किल से प्राप्त हो रहे हैं, तो सीमेंट के क्लिंकर में पोजोलैनिक मटेरियल, नॉन पोजोलैनिक मटेरियल और वेस्ट मटेरियल को आपस में मिला दिया जाता है एडमिक्सचर के प्रेजेंस में। यानी कि आप इसमें कई सारे वेस्ट मटेरियल मिलाते हैं, और वेस्ट मटेरियल अगर आप मिलाओगे तो एक तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेंथ भी कम मिलेगा। सस्ता भले मिलेगा लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा और स्ट्रेंथ क्या होगा, आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या उठता है, यहाँ सवाल ये उठता है कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको बनाने के लिए हमने जो सीमेंट का क्लिंकर था जो हमको रोटरी क्लिन से मिला, उसमें पोजोलैनिक मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश वगैरह मिला दिया, नॉन पोजोलैनिक मटेरियल यानी कि जिसमें सिलिका एल्यूमिना की मात्रा नहीं है उनको मिलाया, जैसे चौक वगैरह हो गया, और वेस्टेज मटेरियल भी मिला दिया ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके, और साथ में एडमिक्सचर मिला दिया ताकि स्ट्रेंथ गेन बहुत ही स्लो ना हो जाए। आप वेस्ट मटेरियल की मात्रा ज़्यादा मिला दोगे तो स्ट्रेंथ गेन बहुत स्लो हो जाएगा, तो यह बहुत स्लो ना हो इसलिए हमने इसमें एडमिक्सचर मिला दिया। ब्लीडिंग सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इसमें एडमिक्सचर मिला दिया। ठीक है, तो जब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करके बढ़िया से पकाया जाता है तो मैसनरी सीमेंट बनता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 1.5 घंटा होता है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम 24 घंटे होता है। ठीक है, 7 दिन की स्ट्रेंथ केवल 2.5 मेगापास्कल होती है और 28 दिन की स्ट्रेंथ केवल 5 मेगापास्कल होती है। मतलब कि अभी तक आपने जितने भी सीमेंट पढ़े हैं इन सभी सीमेंट में इसका एक तो फाइनल सेटिंग टाइम सबसे ज़्यादा है, और दूसरा अर्ली इनिशियल सेटिंग टाइम भी सबसे ज़्यादा है। नहीं, इनिशियल सेटिंग टाइम तो नहीं है, खैर वो तो आपका हाई एनर्जी सीमेंट का होता है, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम सबसे ज़्यादा है, और 7 दिन और 28 दिन की स्ट्रेंथ भी सबसे कम है। यानी कि स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो यह एक ऐसा सीमेंट है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जा रहा है इसलिए। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर हमारा आता है व्हाइट एंड कलर सीमेंट। बहुत अच्छा सीमेंट है। ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्नामेंटल वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है, आपने भी अपने आसपास कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होते हुए देखा होगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें क्या खास बात है, तो व्हाइट सीमेंट यानी नाम से ही क्लियर है कि यह ऐसा सीमेंट होता है जिसका अपीयरेंस देखने में, जिसका कलर देखने में क्या होता है, व्हाइट होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि सीमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है वो यूनिफॉर्मली ग्रे होता है, जिसमें हल्की सी हरे रंग की चमक होती है। लेकिन यहाँ पर यह एक ऐसा सीमेंट बन जाता है जो कि देखने में अगर आप देखोगे इसको तो यह व्हाइट कलर का लगता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने प्योर व्हाइट चॉक का प्रयोग या पीओपी का प्रयोग किया है। कैलकेरियस मटेरियल के रूप में जहां हम लाइमस्टोन को यूज करते थे नॉर्मली ओपीसी बनाने के लिए, यहाँ हमने प्योर व्हाइट चॉक का प्रयोग कर दिया या पीओपी का प्रयोग कर दिया है क्ले के साथ, जिस वजह से जो कलर है वो व्हाइट मिलता है। इसके अलावा कलर जो ग्रे कलर का आपको मिल रहा था उसमें आयरन ऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल था। तो हमने क्या किया, एक तो हमने कैलकेरियस मटेरियल के रूप में एकदम सफ़ेद मटेरियल ले लिया ताकि सफ़ेदी बढ़ जाए, और दूसरा आयरन ऑक्साइड जो कलर इम्पार्ट कर रहा था उसके अमाउंट को भी हमने बहुत कम कर दिया, और कई जगह पे तो लगभग 0 कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि व्हाइट सीमेंट को व्हाइट बनाती हैं। पहला, आयरन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ही कम कर देते हैं, या तो 1% से कम नहीं तो 0 कर देते हैं, और दूसरा कैलकेरियस मटेरियल के रूप में लाइमस्टोन की जगह हम लोग व्हाइट चॉक का या पीओपी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कलर व्हाइट मिल जाता है। ठीक है, तो व्हाइट सीमेंट कुछ इसी तरीके से बनता है। व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आयरन ऑक्साइड की मात्रा को 1% से कम कर दो या 0 कर दो, और दूसरा कि लाइमस्टोन की जगह हम क्या करें, पीओपी या फिर व्हाइट चॉक का यूज़ करते हैं, प्योर व्हाइट चॉक का यूज़ करते हैं। इसी व्हाइट सीमेंट में अगर आप 5 से 10% कलरिंग पिगमेंट मिला देते हैं, कलरिंग पिगमेंट मतलब रंग वर्णक, जैसे नील होता है ना, नीले रंग के लिए आप नील मिला देते हैं, तो वैसे ही अगर आप इस व्हाइट सीमेंट पे 5 से 10% कलरिंग पिगमेंट मिला दोगे तो यही व्हाइट सीमेंट क्या बन जाएगा, आपका कलर सीमेंट बन जाएगा। यानी कि अगर आप येलो कलर मिला दोगे तो आपका येलो कलर का सीमेंट मिल जाएगा, ब्लू मिला दोगे तो ब्लू कलर का सीमेंट मिल जाएगा। तो यह 5 से 10% जो कलर पिगमेंट होते हैं इसको मिला करके आप व्हाइट सीमेंट को कलर सीमेंट में चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमने आयरन ऑक्साइड की मात्रा को कम कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है, 1% से कम कर दिया है, कुछ जगह पे 0 कर दिया है। और आपको पढ़ाया था कि आयरन ऑक्साइड आपका स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर तीनों देता है। तो अगर आप आयरन ऑक्साइड की मात्रा को कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं यह स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करेगा। इस वजह से जो हमारे व्हाइट सीमेंट और कलर सीमेंट होते हैं इनकी प्रॉपर्टी भले ओपीसी जैसी होती है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वह ओपीसी से 10% कम होती है। देखने में बहुत सुंदर होते हैं। इस वजह से जो फेस वॉल होता है, फेस वॉल मतलब ऐसे वॉल जो कि सामने की तरफ से आपको दिखाई देते हैं, डेकोरेटिव वॉल्स। ठीक है, घर पे किसी घर जा रहे हो, सामने जो दीवार दिख रही है उसको क्या बोलते हैं, फेस वॉल बोलते हैं।
तो फेस वॉल पर प्लास्टर करने के लिए, जिसको हम स्टुको वर्क भी कहते हैं, तो फेस वॉल पर प्लास्टर वर्क करने के लिए या ऑर्नामेंटल वर्क करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑर्नामेंटल वर्क मतलब नक्काशी के काम, कहीं गए तो सुंदर सुंदर मूर्ति बनाने के लिए या सुंदर नक्काशीदार खंबे बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखने में चूंकि सुंदर होता है इसलिए इसका खास तौर पर प्रयोग हम लोग स्टुको वर्क में या ऑर्नामेंटल वर्क में कहते हैं। मार्केट में यह व्हाइट सीमेंट के नाम से नहीं बिकता है, मार्केट में या तो यह स्नो सिम नाम से बिकता है, और अगर आप इसका कंक्रीट बना दोगे तो स्नो कंक्रीट के नाम से बिकता है, क्योंकि स्नो का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रेड नेम होता है वो स्नो सेम होता है। अगर सीमेंट के फॉर्म में है तो स्नो सेम हो जाएगा, और अगर कंक्रीट के फॉर्म में है तो स्नो कंक्रीट हो जाएगा। अब कैसे नापे कि व्हाइट सीमेंट व्हाइट है या फिर नहीं, तो इसके लिए हम व्हाइटनेस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हंटर स्केल का प्रयोग किया जाता है और इंडिया में IS स्केल का प्रयोग किया जाता है। यह बताने में हेल्प करता है कि जो सीमेंट की व्हाइटनेस है वो व्हाइट सीमेंट कहलाने के लायक है या फिर नहीं। जैसे फेयर लवली मिलता है ना स्ट्रिप, फेयर लवली में हम स्ट्रिप को देख करके बता सकते हैं कि गोरा हुआ कि नहीं, कुछ इसी तरीके से ये भी एक स्ट्रिप या एक स्केल होता है जिसके हेल्प से आप बता सकते हैं कि हमारा जो व्हाइट सीमेंट या उतना व्हाइट है कि नहीं कि आप इसको व्हाइट सीमेंट बोलोगे। ठीक है, जैसे आपने अगर प्योर व्हाइट चॉक में थोड़ी सी इम्प्योरिटी हो गई तो यह उतना व्हाइट नहीं होगा जितना होना चाहिए, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पीलापन आ जाएगा, तो ऐसे सीमेंट का व्हाइट सीमेंट नहीं कहोगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे व्हाइटनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए हम हंटर स्केल का प्रयोग करते हैं। अगर हंटर स्केल पर हमारे सीमेंट की जो व्हाइटनेस है 90% या उससे ज़्यादा आ रही है तो ऐसे सीमेंट को व्हाइट सीमेंट कह देंगे। वहीं इंडिया में IS स्केल का यूज़ किया जाता है, और अगर IS स्केल पर हमारा व्हाइट सीमेंट 70% या उससे ज़्यादा व्हाइट आता है तो फिर हम ऐसे सीमेंट को भी व्हाइट सीमेंट कह देते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन इनसे बनते हैं। देन हमारा आता है एक्सपेंसिव सीमेंट। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, फैलने वाला सीमेंट, ऐसा सीमेंट जो कि समय के साथ क्या होगा, फैल जाएगा। तो ऐसा सीमेंट बनाने के लिए हम OPC में डालते हैं सल्फर एल्यूमिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल में 2 अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सीमेंट होता है जिसको बनाने के लिए हम सल्फर एल्यूमिनेट का प्रयोग करते हैं। तो सल्फर एल्यूमिनेट का प्रयोग OPC के साथ करते हैं एक्सपेंसिव सीमेंट बनाने के लिए। इसकी खास बात क्या होती है कि जब आप इसको क्रैक वगैरह में फिल करोगे ना तो जाते समय तो ये कम वॉल्यूम का होगा, लेकिन अंदर जाने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो क्रैक्स होते हैं वो पूरे भर जाते हैं। तो ऐसी जगह पर खास तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। तो क्रैक्स को भरने के लिए, ग्राउटिंग के लिए और ज्वाइंट ट्रीटमेंट में, यानी ज्वाइंट अगर कहीं टूट गया है तो उस ज्वाइंट को रिपेयर करने के लिए आप इसका खास तौर पर प्रयोग करते हैं। तो इस सीमेंट को बनाने के लिए सल्फर एल्यूमिनेट का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग क्रैक्स को भरने के लिए, ग्राउटिंग में और ज्वाइंट ट्रीटमेंट में किया जाता है। फिर आता है हमारा वाटर प्रूफ सीमेंट। वाटर प्रूफ सीमेंट नाम में ही क्या है, वाटर प्रूफ, यानी कि ऐसा सीमेंट होता है जिसका प्रयोग आप जिस भी स्ट्रक्चर पर कर दोगे वह वाटर प्रूफ बन जाएगा, यानी कि वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग पर्पस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये, तो OPC में आप कैल्शियम या एल्यूमिनियम स्टेरिएट मिला दोगे, कैल्शियम और या नहीं, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम स्टीरेट मिला दोगे तो फिर उससे बन जाता है वाटर प्रूफ सीमेंट, क्योंकि स्टीरेट की प्रॉपर्टी होती है कि यह नेचर में नॉन पोलर होता है, यह पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, और पानी के साथ मिक्स नहीं होगा तो यह उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर उसमें घुलेगा भी नहीं तो वाटर प्रूफ बना देगा। तो वाटर प्रूफ सीमेंट ऐसा सीमेंट होता है जो कि वाटर प्रूफिंग पर्पस में यूज होता है, और इसको बनाने के लिए हम OPC में क्या डालते हैं, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के स्टीरेट का यूज करते हैं। देन आपका आता है एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। ऐसा सीमेंट जिसमें एयर इंट्रेन है, एयर के बबल्स कैद है। तो ऐसे सीमेंट जिसमें एयर के बबल्स कैद होते हैं उनको हम बोलते हैं एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट बनाने के लिए हम OPC में एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिलाते हैं। अभी एयर इंट्रेनिंग एजेंट आपको जब एडमिशन पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना जान लीजिए कि यह ऐसे एजेंट होते हैं जिनकी वजह से सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर, मोर्टार के अंदर छोटे छोटे एयर बबल्स बन जाते हैं, जो कि इसकी वर्केबिलिटी को इंप्रूव करते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में खैर वहाँ बात करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि OPC में आप किसी तरह के एयर इंट्रेनिंग एजेंट को अगर आप मिला देते हैं तो इससे एयर इंट्रेनिंग सीमेंट का निर्माण हो जाता है। अब एयर इंट्रेनिंग एजेंट के रूप में आप ऑयल, वुड रेजिन या विंसॉल रेजिन को 0.1% बाई वेट ऑफ सीमेंट मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, वुड रेजिन, विंसॉल रेजिन या ऑयल जो है यह एयर बबल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। 0.05 mm से 0.25 mm तक के साइज के एयर बबल्स बनते हैं। ठीक है, क्या वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, अभी इतना ही जानते हैं। इसकी वजह से वर्केबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से फ्रीजिंग एंड थॉइंग जो रेसिस्टेंस होता है वो भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। लेकिन चूंकि इसमें एयर बबल बन रहा है एंड एयर बबल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं खोखलापन पैदा करता है, इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वह OPC की तुलना में क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो सब चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं और फायदे के साथ साथ कहीं ना कुछ नुकसान भी होता है, तो नुकसान के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है।
तो ये हमारे हो गए स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट कंप्लीट। इतने आपको, अगर आपने यह 16 टाइप के सीमेंट पढ़ लिए हैं तो आप किसी भी तरह के एग्जाम में बैठोगे, इससे बाहर से आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। बाकी तो खैर किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना आपके एग्जाम के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। इसको अच्छे से आप याद कर लेना, नोट्स बना करके, काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। लास्ट टॉपिक जो सीमेंट का आता है वह होता है स्टोरेज ऑफ सीमेंट। किस तरीके से सीमेंट को स्टोर किया जाए कि स्टोरेज की वजह से इसका जो लॉस है स्ट्रेंथ का वो कम से कम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप सीमेंट का स्टोरेज पीरियड बढ़ाते जाओगे वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर के प्रभाव में आता है और उसका स्टोरेज का लॉस होता है, क्योंकि प्री हाइड्रेशन देखने को मिलता है। कहा जाता है कि अगर सीमेंट में मॉइस्चर की मात्रा 5% से ज़्यादा हो जाए तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही तेज़ी से घट जाती है। दैट्स वाई हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें पानी मिलाया ही ना जाए, हम किसी ऐसी जगह पे सीमेंट को स्टोर ही ना करें जहाँ पर आपका पानी की मौजूदगी है या ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय तक सीमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमको प्री हाइड्रेशन लॉस देखने को मिलता है, और कहते हैं कि 3 महीने के अंदर लगभग 20% स्ट्रेंथ जो होती है वो लॉस हो जाती है, 6 महीने के अंदर 30% स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है, और 1 साल के अंदर तो लगभग 40% स्ट्रेंथ क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो इसी वजह से हम लोग बहुत लंबे समय तक सीमेंट को स्टोर करके नहीं रखते हैं, और आईएस कोड कहता है कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होने के 3 महीने के अंदर आप उसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद से स्ट्रेंथ में आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। दैट्स वाई आप देखते हैं कुछ जगह पे सीमेंट काफ़ी सस्ता मिलता है, ठीक है। आप देखते हैं ये घोटाले का एक बहुत बड़ा बढ़िया तरीका होता है कि वो लोग ऐसे गोडाउन से, जैसे कोई जेई है वो भ्रष्ट है काफ़ी, तो वो ऐसे गोडाउन से कांटेक्ट करेगा जहाँ पे सीमेंट लंबे समय से स्टोर से है, ठीक है। अब होगा क्या कि वो 6 महीने साल भर से स्टोर है तो उसकी स्ट्रेंथ 30 से 40% कम हो गई है। अब जो गोदाम का मालिक उसको पता है कि ये तो वेस्ट है, अगर मैं बेचूंगा नहीं तो पत्थर बन जाएगा, हमारे लिए जीरो वैल्यू देगा। तो कोई अगर व्यक्ति कांटेक्ट करता है कि भाई ऐसा है, ये 350 रुपये पर बोरी है, मैं तुमको 200 रुपये दूंगा, लेकिन हम सीमेंट ले जाएंगे पूरा का पूरा, वो उठा के दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस व्यक्ति से कम 200 रुपये तो मिल रहा है, बाकी किसी कंडीशन में तो जीरो से ज़्यादा मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वो उठा के वो सीमेंट उठा के उनको दे देगा। वही सीमेंट क्या होगा, आपका ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए यूज़ हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ 30 से 40% पहले से ही कम है, और बाकी आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी कंट्रोल की वजह से स्ट्रेंथ का लॉस देखने को मिलेगा ही। तो बिना कुछ किए, ना भूकंप आया, ना बारिश हुई, ना कुछ हुआ, स्ट्रेंथ ऑलरेडी 50-60% कम हो चुकी है। और यही कारण है कि स्ट्रक्चर बनने के कुछ महीने के अंदर ही आप देख रहे हैं बड़े बड़े ब्रिज गिर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसे सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है जिनको लंबे समय से स्टोर किया गया था, औने पौने दाम पे खरीदा गया, और हमने टेंडर में दिखा दिया कि हमने 350-400 रुपये का पर बोरी सीमेंट लिया है, और ऐसे यह 200 रुपये पर बोरी का है। हर सीमेंट के बैग पे दुगने का फायदा हो रहा है, करोड़ों की ये पूरी की पूरी धांधली हो जाती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। दैट्स वाई स्टोरेज ऑफ सीमेंट जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, और बाकायदा एक इसका पूरा रिक्रूटमेंट निकलता है CWC के नाम से, सेंट्रल वेयर हाउस कमीशन के नाम से, और इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे AE और JE की अपॉइंटमेंट भी होती है, ताकि ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जा सके और ये जो लॉसेस उनको कम किया जा सके। अब जब स्टोरेज की बात आ रही है और हम ये सीख रहे हैं कि स्टोरेज लंबे समय तक करने से सीमेंट का लॉस होता है, तो हमको ये भी सीखना जरूरी है कि छोटे समय के लिए अगर करना है तो भी हम किस तरीके से स्टोरेज करें, क्योंकि लंबे से केवल नुकसान नहीं होना है। अगर आप 10 दिन भी सीमेंट को स्टोर कर रहे हो और गलत तरीके से कर रहे हो तो भी सीमेंट के स्ट्रेंथ में लॉस देखने को मिलेगा। तो सीमेंट को किस तरीके से स्टोर करना है उसके लिए आईएस कोड ने अच्छे से गाइडलाइन दिया है। और क्या कहा है आईएस कोड ने? आईएस कोड ने कहा कि जब भी आप सीमेंट बैग को स्टोर करना चाहते हो तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि जो भी सीमेंट बैग आपने स्टोर किए हैं वो ग्राउंड सरफेस से कम क्या हो, वो कम से कम 6 इंच की ऊंचाई पे हो। ये सारी बातें लिखी गई हैं आईएस कोड में। कौन से आईएस कोड में? तो IS 4082 में, ठीक है। IS 4082 में ये सारी बातें मेंशन हैं। तो IS 4082 के अनुसार जब भी आप सीमेंट बैग का स्टोरेज करते हैं तो यह कहाँ रखते हैं? तो यह जमीन के मतलब ग्राउंड सरफेस से कम 6 इंच के ऊपर लगभग 150 से 200 mm की ऊंचाई पर रखते हैं, ताकि जमीन से जो नमी आ रही है, भाई सॉइल में नमी होती है, तो सॉइल की जो नमी है या जमीन की जो नमी है वह सीमेंट की बोरी को प्रभावित ना करे। इसके अलावा सीमेंट के जो बैग होते हैं या सीमेंट का जो ढेर होता है उनको इंटीरियर वॉल से, जो दीवारें हैं उनसे कम से कम 600 mm दूर रखना चाहिए, ताकि बारिश वगैरह हो और दीवारें ठंडी हो गई हैं या उनमें नमी आ गई है, सीलन आ गई है, तो उसका असर सीमेंट की बोरी पर ना हो। कुछ इस तरीके से रखा जाता है, डायग्राम में दिखाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेक्शन व्यू है, और हमने दीवार से 600 mm, ये दूरी कितनी है? ये दूरी हमारी 600 mm है। हमने 600 mm की दूरी पे क्या किया है? इन सीमेंट की बोरियों को रखा है। देखिए ये सीमेंट की बोरी लाइन से रखी गई है और इनको कम से कम 600 mm की दूरी पर रखा गया है, ताकि जब भी बारिश हो तो बारिश अगर इस दीवार को क्या करे, गीला कर भी दे, नम कर भी दे, तो भी बोरी पे असर ना हो।
एक बोरी और दूसरी बोरी के जो स्टैक है, स्टैक मतलब ढेर है, उनके बीच में भी हम लोग 600 mm की स्पेसिंग रखते हैं, ताकि क्या हो, एयर का सर्कुलेशन हो और आने जाने का भी रास्ता बना रहे। ठीक है। जब भी सीमेंट की बोरी रखी जाती हैं तो कम से एक के ऊपर एक, मैक्सिमम 10 बोरी तक ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बोरी रख दोगे तो वह बोरी के दबाव की वजह से वेयर हाउस पैक इफेक्ट पैदा होता है। क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा क्या, कि जो सीमेंट की बोरियां हैं उनको ग्राउंड सरफेस से कम 6 इंच की ऊंचाई पर रखना है। दूसरा हमने सीखा कि इंटीरियर वॉल से कम 600 mm की दूरी पर रखना है। तीसरा, जब भी आप सीमेंट की स्टैकिंग करते हैं, तो अगल बगल यानी विड्थ वाइज आप 4 बोरी से ज़्यादा नहीं रखोगे। जैसे यहाँ डायग्राम में 2 ही बोरी रखी है, एक रखी, 2 रखी, फिर गैप कर दिया। ठीक है। आप इस तरीके से 1 2 3 4 रख सकते हो मैक्सिमम, यानी एक ऐसे रखा, फिर उसके बगल में, फिर उससे सटा के, फिर उससे सटा के। इससे ज़्यादा, ये 4 बोरी हो गई, इससे ज़्यादा नहीं आप करोगे। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कर दोगे तो वहाँ पे एयर सर्कुलेशन प्रभावित हो जाएगा और अंदर नमी पैदा होने लगेगी। ठीक है। तो विड्थ वाइज जब भी आप सीमेंट की बोरियों को रखते हैं तो 4 बैग से ज़्यादा सीमेंट की बोरी एक साथ एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। वहीं जब आप एक के ऊपर एक सीमेंट की बोरी रखते हैं तो 10 बोरी से ज़्यादा सीमेंट एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने सीमेंट की बोरियों को एक के ऊपर एक रखा है, तो 10 बोरी से ज़्यादा जो सीमेंट के बैग्स हैं वो एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोरियों को एक के ऊपर रख देते हैं तो सीमेंट की बोरी तो भारी होती है, एक बोरी का वेट 50 किलो होता है। अब आप सोचिए, जो सबसे नीचे की बोरी है उसके ऊपर ऑलरेडी 9 बोरी रखी हुई है, तो 450 किलो का वेट तो ऐसे ही उस पर लग रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सीमेंट के जो पार्टिकल्स है वो आपस में चिपकने लगते हैं और उनकी वजह से लम्प्स बन जाते हैं, और इसी को बोलते हैं वेयर हाउस पैक इफेक्ट। यानी कि जब आप एक के ऊपर एक बहुत सारी बोरियां रख दोगे तो जो सबसे नीचे की बोरियां हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इन दबाव की वजह से जो सीमेंट के जो क्लिंकर्स हैं, जो सीमेंट के जो पाउडर्स हैं, वो लंप बनने लगते हैं। ठीक है, और लंप बनने की वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लॉस हो जाती है, और इसी को वेयर हाउस पैक इफेक्ट कहते हैं। इसलिए IS कोड कहता है कि एक के ऊपर एक मैक्सिमम 10 बोरी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा बोरी आपको नहीं रखनी है। लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि जब भी आप सीमेंट बैग किसी स्टोरेज प्लांट में रखते हैं या स्टोरेज वेयर हाउस में रखते हैं तो जिस बोरी को सबसे पहले रखा गया है उसी को सबसे पहले बाहर निकाला भी जाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 बोरी है, आपने 100 बोरी 100 बोरी आपने मजदूरों की हेल्प से गोडाउन में रख दी। कोई ना कोई बोरी ऐसी होगी ना जो सबसे पहले अंदर रखी गई होगी। तो आपने मान लीजिए कि मई में आपने बोरियां रखी और जुलाई में उसका यूज़ करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मई में जिस बोरी को आपने सबसे पहले गोडाउन के अंदर रखा था, जुलाई में उसी बोरी को सबसे पहले बाहर निकालोगे। क्यों? क्योंकि सबसे लंबे समय तक वही बोरी अंदर रही है। अगर वो और लंबे समय तक अंदर रहेगी तो उसका स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। इस वजह से स्टोरेज के दौरान जिस बैग को सबसे पहले अंदर रखा गया है, यूज़ के दौरान सबसे पहले उसको बाहर निकाला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको सीमेंट के स्टोरेज के दौरान ध्यान रखना चाहिए। भाई कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो वहाँ पे और सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, इस डायग्राम का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है सीमेंट के बारे में, ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, तो उसका हेल्प से हम लोग लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है कि एक स्लो सेटिंग सीमेंट में किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो स्लो सेटिंग सीमेंट में सेटिंग स्लो हो रही है और सेटिंग को स्लो करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो जिप्सम की होती है। अगर ऑप्शन में जिप्सम नहीं दिया होता तो मैं C2S पे क्लिक करता। ठीक है, याद रखिएगा, जब कभी भी ऑप्शन में C2S और जिप्सम दोनों आ जाए और स्लो सेटिंग पूछे तो स्लो सेटिंग का मेन जिम्मेदार कौन होता है, जिप्सम होता है। क्योंकि जिप्सम है क्या, जिप्सम एक रिटार्डर है, रिटार्डर यानी कि मंदक है। तो रिटार्डर होने की वजह से सेटिंग को स्लो करने की जिम्मेदारी जिप्सम की होती है। अगर ऑप्शन में जिप्सम नहीं दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे C4AF कर दिया होता, तो आप C2S पे क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द फॉलोइंग कंपोनेंट दैट इफ प्रेजेंट इन एक्सेस एंड सेफ लिमिट रिजल्ट इन गुड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट या गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है मेरा यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि हमें 4 हमारे पास बोक्स कंपाउंड है, इन बोक्स कंपाउंड में से किसका परसेंटेज बढ़ा दिया जाए जिससे कि सीमेंट की क्वालिटी बढ़ जाए। एक सीमेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ गेन करना, और स्ट्रेंथ गेन जनरली होता किससे है, तो C3S से है। ज़्यादातर स्ट्रेंथ का जो हिस्सा है वह C3S पूरा करता है। तो अगर इन चारों में से किसी एक की हमको परसेंटेज इंक्रीज करना है सेफ लिमिट के अंदर, तो हम C3S की इंक्रीज करना पसंद करेंगे ताकि हमको अर्ली स्ट्रेंथ ज़्यादा मिले और हमारा सीमेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट व्हेन लाइम इज एडेड इन सीमेंट मोर्टार। जब आप लाइम को ऐड करते हैं तो लाइम एक तरीके से स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। देखा होगा आपने C3S, C2S, C3S, C4S सब में C है। ठीक है,
तो जो लाइम होता है वह सीमेंट मोर्टार में अगर आप डालोगे और आपने उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो लाइम बढ़ाने पे होगा क्या, लाइम बढ़ाने पे होगा ये कि पेस्ट ज़्यादा बनेगा। पेस्ट ज़्यादा बनेगा तो वर्कबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइम होगा CSH उतना ज़्यादा बनेगा। तो CSH ज़्यादा बनेगा तो पेस्ट ज़्यादा बनेगा, पेस्ट ज़्यादा बनेगा तो वर्कबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। इस तरीके से अगर पेस्ट ज़्यादा बनेगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ, हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकला, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकला तो श्रिंकेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लाइम को ऐड करने पर होगा क्या, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, वर्केबिलिटी भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ लिखा वर्केबिलिटी घटेगा। तो ए गलत हो गया, बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड इज यूज्ड फॉर OPC एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। अब हम सबने पढ़ा है कि 3 हमारे पास होते हैं, 33, 43, 53। 33 के लिए 269, 43 के लिए 8112 और 53 के लिए 12269। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट अमेंडमेंट के अनुसार बात कर रहा है, और हमने पढ़ा कि लेटेस्ट अमेंडमेंट के अनुसार OPC के सारे ग्रेड किसके अंदर आते हैं अब, तो सारे के सारे अंदर आते हैं अब IS 269 के। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, यानी कि IS 269। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द रिपेयर ऑफ द पेमेंट। अगर हमको पेमेंट के रिपेयर की आवश्यकता है तो हम चाहेंगे कि जो हमारा सीमेंट है उसका हाइड्रेशन फास्ट हो ताकि स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त हो जाए। और इन सब में अगर आप तुलना करेंगे तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो स्ट्रेंथ गेन होता है, देखिए यहाँ पे RHC और हाई एल्यूमिना सीमेंट दोनों यहाँ पे रिपेयर ऑफ पेमेंट के लिए सही माना जाएगा, क्योंकि RHC भी स्ट्रेंथ गेन फास्ट करता है और हाई एल्यूमिना सीमेंट भी स्ट्रेंथ गेन फास्ट करता है। लेकिन अगर दोनों के कॉस्ट की बात की जाए तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है, इसलिए अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को टिक करेंगे। कई बार ऐसा एग्जाम में होता है कि वो मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं जो कि सही हैं, तो हमको उनमें से जो ज़्यादा सही है वो चूज़ करना होता है। तो रिपेयर वर्क के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रयोग करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज नॉट अ OPC बेस्ड सीमेंट। आपने पढ़ा है कि जब भी OPC बेस्ड सीमेंट की बात की जाती है, मतलब कि कोई भी सीमेंट बनाने के लिए अगर आपने OPC का हेल्प लिया है तो उसको OPC बेस्ड सीमेंट कहा जाता है। लेकिन हाई एल्यूमिना सीमेंट ऐसा सीमेंट होता है जिसको बनाने के लिए आपने OPC का यूज़ किया ही नहीं है। इसको यूज़ बनाने के लिए आपने क्या किया था, आपने बॉक्साइट लिया था, बॉक्साइट में आपने क्या डाल दिया था, आपने लाइम डाल दिया था और फिर कुछ अमाउंट में उसमें आपने आयरन ऑक्साइड डाल दिया था। इसमें से कहीं भी आपने OPC का यूज़ नहीं किया है। दैट्स वाई हाई एल्यूमिना सीमेंट को हम OPC बेस्ड सीमेंट नहीं है ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के रिगार्डिंग कौन सी बात यहाँ पर सही है। पहला, इट हैज़ 10% मोर स्ट्रेंथ देन OPC। गलत बात है, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो OPC और RHC की सेम होती है। इट सेट्स बिफोर OPC, ये भी गलत है। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम OPC और RHC की सेम होती है। इट हैज़ वेरी गुड फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस, हाँ इसका फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तेज़ी से हाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलता है, तो वह फ्रॉस्ट के प्रभाव को काफ़ी हद तक बैलेंस कर देता है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को बनाने के लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 1.5 से 2% कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट इज मोस्टली यूज बाई रेलवे स्लीपर, इंडियन रेलवे फॉर स्लीपर कंस्ट्रक्शन। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि IRS में इंडियन रेलवे स्लीपर, यही 3 नाम होता है। तो जब कभी भी स्लीपर बनाने की बात आती है तो IRS T40 सीमेंट का यूज़ किया जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा। अगर यह ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो OPC 43S या OPC 53S दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे भी S का मतलब स्लीपर होता है और वह OPC के ऐसे रूप हैं जो कि स्लीपर बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में IRS T40 आ जाएगा तो सबसे प्रेफरेबल आंसर आपका हमेशा यही रहेगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज मोर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉफर डैम। कॉफर डैम क्या है, तो कॉफर डैम एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर है। अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ऐसे सीमेंट का प्रयोग करना पसंद करते हैं जिसकी सेटिंग काफ़ी फास्ट होती है। और अगर इन चारों में आप कंपैरिजन करोगे तो क्विक सेटिंग सीमेंट की जो सेटिंग है वो काफ़ी फास्ट होती है। इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वह केवल 5 मिनट होती है
और जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है वह केवल 30 मिनट होती है। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से यह पानी के अंदर बहुत तेज सेट हो जाता है और सेट होने की वजह से यह स्ट्रक्चर को बचाए रखने में सक्षम होता है। इसीलिए कॉफर डैम जो कि एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, वहां पे आप क्विक सेटिंग सीमेंट का प्रयोग करते हैं। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट हैज लीस्ट इनिशियल सेटिंग टाइम। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 30 मिनट, सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट का 30 मिनट, क्विक सेटिंग सीमेंट का कितना, तो 5 मिनट। ठीक है, तो ये कितना है, ये आपका 30 है, ये भी आपका 30 है, ये भी आपका 30 है और ये आपका 5 मिनट है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्विक सेटिंग सीमेंट। अगला देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट हैज मोस्ट परसेंटेज ऑफ C2S। अगर C2S की मात्रा ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, हाइड्रेशन स्लो होगा, हाइड्रेशन स्लो होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम निकलेगा तो लो हीट सीमेंट बनेगा। और ऑप्शन में जहां कहीं भी लो हीट सीमेंट देखे टिक कर दो। ठीक है, अगर लो हीट सीमेंट नहीं दिया होता फिर वहां पे हम पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को टिक करते हैं, क्योंकि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी एक तरह का लो हीट सीमेंट होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में लो हीट सीमेंट स्पेशली लिख दिया है तो आप हमेशा इसी को टिक करेंगे। तो सबसे ज्यादा C2S का परसेंटेज हमेशा उस सीमेंट में देखने को मिलेगा जिसका हाइड्रेशन के दौरान हीट कम निकलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा लो हीट सीमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। जब भी तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वहां पर सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट और सुपर सल्फेटेड सीमेंट का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में उनका जो वर्किंग है वो अफेक्ट हो जाता है। तो जहां कहीं भी आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप वहां पे खोजना कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट या सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट दिया है क्या। कभी भी ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं देंगे क्योंकि दोनों इक्वली बराबर हैं। ठीक है, हमेशा दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा और यहाँ पे हमारा दिया है क्या, सुपर सल्फेटेड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज यूज्ड व्हेन सीमेंट नीड्स टू बी स्टोर इन कोस्टल एरियाज विद हाई ह्यूमिडिटी। ऐसे एरिया में जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहां पर हमेशा डर होता है कि कहीं यह जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, या सीमेंट में स्टोरेज के दौरान प्री हाइड्रेशन ना कर दें। इन चीज़ों से बचने के लिए हम ऐसे सीमेंट का प्रयोग करना पसंद करते हैं जो कि पानी के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ आसानी से रिएक्ट ना करे। और ऐसा सीमेंट कौन सा सीमेंट होता है, तो ऐसा सीमेंट आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है जिसमें कि ओलियक और स्टेरिक एसिड मिलाने की वजह से सीमेंट के चारों तरफ एक पतली सी लेयर जम जाती है जो कि आसानी से पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, देन आता है आपका कौन सा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट हैज लीस्ट 28 डेज स्ट्रेंथ। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, मैसनरी सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट। ऑप्शन में कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है। कहीं भी अगर मैसनरी सीमेंट आ गया आप खटाक से टिक मारो। मैसनरी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वह 7 दिन की केवल 2.5 मेगापास्कल और 28 दिन की आपकी कितनी होती है, केवल 5 मेगापास्कल होती है। वही बाकियों की तो 33, 35, 40 तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से कहीं भी अगर आपका मैसनरी सीमेंट आता है और स्ट्रेंथ की बात करता है तो हमेशा सबसे कम स्ट्रेंथ चाहे 7 दिन की हो, चाहे 28 दिन की हो, चाहे 3 दिन की हो, चाहे 14 दिन की हो, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, मैसनरी सीमेंट होगा। वैल्यू याद होना जरूरी नहीं है आपको। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ बातें यहाँ लिखी हैं। पहला, इसे बनाने के लिए हमने 80 से 85% ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का प्रयोग किया है, सही बात है। इट हैज़ लोअर IST देन OPC, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो OPC से कम होता है, ये गलत है। इट हैज़ हाईएस्ट SSA, सही है, ये 4000 होता है, ठीक है, जो कि सभी में सबसे ज़्यादा है। तो हमारा यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका IST और FST दोनों OPC के बराबर ही होता है, उससे कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज मोस्ट सूटेबल फॉर यूजिंग इन मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट में आप हमेशा ऐसे सीमेंट का प्रयोग करना चाहते हैं जिसका केमिकल रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप इन चारों में कंपैरिजन करोगे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, OPC, RCOP, PC, इन चारों में से सबसे अच्छा केमिकल रेसिस्टेंस होता है PPC का, क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है और वह भी CSH में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मरीन एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल कौन होगा, तो यहाँ पर PPC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग PPC। PPC के बारे में यहाँ पे 4 बातें लिखी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी बात यहाँ पर नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। इट हैज़ वेरी गुड केमिकल रेसिस्टेंस, ये तो सही बात है। इट हैज़ मोर चांस ऑफ लीचिंग, नहीं, लीचिंग के चांसेस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पोज़ोलाना के प्रेजेंस की वजह से यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यहाँ पर कम हो जाता है। और कम होने की वजह से लीचिंग की प्रॉब्लम भी क्या होती है, आपकी कम हो जाती है।
तो जब भी आप पोज़ोलाना या पीवीसी की बात करोगे तो वहाँ लीचिंग कम होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा लिख दिया है। आगे देखते हैं और क्या लिखा है। स्ट्रेंथ गेन रेट इज लोअर देन ओपीसी, सही बात है। स्ट्रेंथ गेन रेट ओपीसी से कम होती है लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ बराबर होती है। इट हैज़ मोर एसएसए देन ओपीसी, ये भी सही है क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पीपीसी का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो 3000 होता है, जबकि ओपीसी का केवल 2250 होता है, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट कैन बी यूज्ड इन बेसमेंट कंस्ट्रक्शन, सही बात है, बेसमेंट में, रिफ्रैक्टरीज में, आपका इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ कर सकते हैं आप, तो ये सही हो गया। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग बॉक्साइट, हाँ सही बात है, बॉक्साइट की हेल्प से आप बनाते हैं, बॉक्साइट एल्यूमिना का ओर होता है। इट हैज़ वेरी गुड केमिकल रेसिस्टेंस, सही बात है, इसका केमिकल रेसिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी हमारा नन ऑफ दिस यहाँ पर हो जाएगा आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है यहाँ पे। अब आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग सल्फर एल्यूमिनेट विथ ओपीसी। ओपीसी में सल्फर एल्यूमिनेट मिला करके कौन सा सीमेंट बनाते हैं, अभी आपको बताया था मैंने कि पिछले 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, एयर इंटरिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाने के लिए ओलियक या स्टेरिक एसिड का यूज करते हैं। एक्सपेंसिव सीमेंट के लिए हम सल्फर एल्यूमिनेट का यूज करते हैं। एयर इंटरिंग एजेंट के लिए, सीमेंट के लिए हम एयर इंटरिंग एजेंट जैसे ऑयल या वुड रेजिन या विंसॉल रेजिन का प्रयोग करते हैं। और हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए हम बॉक्साइट का यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि एक्सपेंसिव सीमेंट। और इसी के साथ हमारा जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पहला टॉपिक है सीमेंट, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसीलिए इसको कंप्लीट करने में काफ़ी समय भी लगा। बाकी सीटी के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी छोटे हैं और 1 से 2 लेक्चर में कवर हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली 7 या 8 तारीख तक हम लोग का कंक्रीट टेक्नोलॉजी कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से आई थिंक 6 या 7 तारीख से आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ देखने को मिलेंगे, जो आरआरबी के या फिर बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ब्रिज हो गया या फिर मैकेनिक्स हो गया, इनमें से कोई सब्जेक्ट मैं पिक करूंगा और साथ में आधे घंटे की क्लास उनकी भी मैं चलाना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि समय की कमी ना हो और हम लोग धीरे धीरे करके एक साथ चीज़ों को मैनेज कर ले जाएं। तो इसको अच्छे से आप देखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, आपको पता है आपके कोर्स में चैट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पर जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स की लिंक दी गई है, आप वहां पर जा करके, अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे सिलेबस के साथ उतना अच्छा रिदम बना रहेगा और टेस्ट वगैरह में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग लाइन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।